नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के प्रश्न करेंगे। जिस तरह से हिंदी साहित्य के करते हैं उसी तरह से जो पिछली परीक्षाओं से हमने कुछ संग्रह उठाया है व्याकरण के प्रश्नों का, वो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम करेंगे भी व्याकरण के प्रश्न जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। आपको पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और विकल्प है भाई शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो इसमें देखिए जो डी विकल्प है आपके सामने ये बिल्कुल सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है भाई। और देखो इसको दो तरह से इस प्रश्न को पूछा जाता है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो फिर आप वर्ण बताएंगे। और यदि पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो फिर उसका उत्तर आप ध्वनि देंगे भाई। क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार टीजीटी और पीजीटी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है वहां इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं, थोड़े से गंभीर। अगला जो प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न है कि वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो देखिए इसमें जो डी विकल्प है आपके सामने ये बिल्कुल सही है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यानी कि एक व्यवस्थित तरीके से क्रम से जिस तरह से वर्णमाला बनाई है विशेषज्ञों ने, उसी तरह से भाषाविदों ने, उसी तरह से हमें वर्णमाला को लिखेंगे तो वो क्या है, एक व्यवस्थित समूह होगा, उसको हम वर्णमाला कहेंगे। अगला जो प्रश्न है भाई, निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी हैं। अब देखो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और यहाँ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि ये हमें उच्चारण स्थान नहीं पता चलता, कई बार कहते हैं बच्चे, लेकिन ये बहुत आसान है। इसमें देखते हैं भाई जो पहला विकल्प है आपके सामने क और ख, यही उत्तर होगा। ये कंठे ध्वनियां है भाई क और ख, तो बिल्कुल आसान है। जो क वर्ग है, देखो 5 वर्ग है भाई। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। एक क वर्ग है वो कंठे में जाएगा, फिर तय वर्ग है वो तालु में, टय वर्ग मूर्धा में, तय वर्ग है वो दंते, और फिर पय वर्ग ओष्ठ में। बहुत आसान है ये। और अगर आपको नहीं आते तो आप देख सकते हो, व्याकरण की क्लास हमने डाल रखी है, सारी पूरी व्याकरण आपको मिल जाएगी। अगला जो प्रश्न है भी आपके सामने, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। आप देखो ये प्रश्न रेलवे की किसी परीक्षा में पूछा गया है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। यानी कि मूर्धन्य व्यंजन बताने हैं आपको। ग है, देखो ये तो क वर्ग में आ गए तो कंठे है भाई। जय झ, तो देखो ये च वर्ग के है तो तालव्य है ये तो। और ड और ढ, देखो ट वर्ग क्या था, मूर्धन्य, और ड और ढ किसमें, ट वर्ग में आते हैं, तो यही है। जो सी विकल्प है ये बिल्कुल सही है, इसमें ड और ढ। और फिर ये एक बच गया प और फ, क्या है, ओष्ठ है भाई। तो इस तरह से आप विकल्प को भी सोल्व करके देखा करो, तो इससे आपकी समझ बढ़ेगी, आप फिर विचलित नहीं होगे और एक आपके अंदर जो है वो विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगला जो प्रश्न है देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो देखो अल्प प्राण पूछा गया है। इसमें अल्प प्राण और महाप्राण ये एक ट्रिक के साथ करवाए थे हमने, फिर से देख लीजिए एक बार, मैं आपको बताऊंगी। यहां देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, ये अल्प प्राण का मतलब है भाई जहां कम समय लगेगा बोलने में, वो होंगे अल्प प्राण। और महाप्राण में क्या है, ज्यादा समय लगेगा। ये व्यंजनों को बांटा गया है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि जो इसमें जो पहला विकल्प है अल्प प्राण वाले में, ये है भाई ए और आ। तो देखिए यदि ए और आ है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप अंग्रेजी वर्णमाला का सहारा लेकर इसको समझ सकते हैं भाई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर का हम प्रयोग करके, एक वर्ण का प्रयोग करके हम हिंदी का वर्ण बन जाता है तो वो होगा अल्प प्राण। और कोई वर्ण यदि है उसमें 2 अंग्रेजी के वर्णों का इस्तेमाल होगा तो वो होगा महाप्राण। जैसे देखिए क है तो क के लिए के, लेकिन यदि ख है तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा भाई, के एच। तो आप जैसे देखिए आजकल आप जैसे व्हाट्सएप पे या किसी
इस पे बातचीत करने के लिए इन्हें रोमन शब्दों का प्रयोग करते हो, अपनी हिंदी को रोमन शब्दों में लिख देते हो। तो वही उसी तरह से आप समझना अल्प प्राण और महाप्राण को। अब देखो ये जो है ये तो है अल्प प्राण और दो अक्षर आ गए, इसका मतलब ये क्या है महाप्राण। तो ए और आ देखिए, ए को तो हम लिख देंगे ए, लेकिन आ को ए से नहीं, फिर ये दो ए लिखने पड़ेंगे ना, तब बनेगा आ। तो इसका मतलब ये तो ठीक है लेकिन ये नहीं है, तो ये विकल्प कट गया। अब अगला देखिए, फिर विकल्प है कै और गै। एक विकल्प रखा गया भी कै और गै। देखो एक रखा कै और गै। अब बनाइए अंग्रेजी वर्णमाला में के इसके लिए और गै के लिए क्या रखते हैं भाई जी। तो इसका मतलब देखो ये एक एक है, तो ये बिल्कुल अल्प प्राण है, ये महाप्राण नहीं है। तो आपका जो उत्तर हो गया वो कौन सा हो गया भाई, बी विकल्प। आगे और देख लेते हैं जो सी विकल्प में है, ये देखिए थ और ध। अब आप बनाइए थ, तय तो किससे, टी से बनता है, और अगर थ बनाना होगा तो एच और लगाएंगे। और इसी तरह से ध भी, द तो डी से बनेगा और ध बनाएंगे तो एक और लगाएंगे, यानी कि ये तो दोनों महाप्राण हो गए। और एक विकल्प और है फ और भ। तो फ और भ को भी देख लीजिए। फ देखो पै फ, अगर फ बनाएंगे तो पी एच लिखेंगे तब फ बनेगा। और इसको देखो भ, तो बी एच लिखेंगे तो भ बनेगा। तो और इसको फ को आप ये सोचो कि एक्स से बन जाएगा, तो उसमें भी फिर ये तो नहीं है ना, एक ठीक है तो दूसरा गलत है, तो ये भी महाप्राण में चला गया। तो जो सही विकल्प था ये वाला था भाई। और इसमें जो फिर कौन सा बना आपका, बी विकल्प बिल्कुल सही है, अल्प प्राण और महाप्राण। देखो इससे आसान तरीका हो भी नहीं सकता इनको समझने का, बिल्कुल आसान है। एक बार आपने देख लिया समझ लिया तो बिल्कुल याद हो गया हमेशा के लिए। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। तो देखिए नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं, पहले मैं लिखती हूं आपके सामने, फिर आप देखना उत्तर मिलान करना उसमें। नासिक के व्यंजन है भाई, देखो प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा होता है भाई, कै वर्ग का पांचवा कौन सा है, अंगय है, ये नासिक के है। फिर च का कौन सा है, ये वाला है, ये भी नासिक के है। फिर ट का कौन सा है, पांचवा अणय है। और फिर इसका न है तय वर्ग का, और इसका फिर मैं है। ये जो पांचों है ना, प्रत्येक वर्ग के पांचों, ये नासिक के वर्ण बोलते हैं इनको। इनका उच्चारण जो है वो नाक से होता है, जो हम बोलते हैं तो नाक से ध्वनि निकलती है, तो इसका मतलब ये नासिक के में रखे गए हैं। अब इसमें पूछा है निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। देखिए श है, ये तो मूर्धन्य है भाई, नासिक के नहीं है। अब देखो च छ ज झ य, और दूसरा विकल्प आपका ये है, इसका मतलब यही है भाई नासिक के ध्वनि। ग है ये देखो, और फिर ये ज, ये नहीं है। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है। इसमें ये प्रश्न भी पिछली किसी परीक्षा में पूछा गया है भाई। अब आगे देखते हैं भाई हम, ये फिर से उच्चारण स्थान पूछा गया है कि ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं, यानी कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो देखो नासिक्य है, मूर्धन्य, ओष्ठ है या कंठ तालव्य। तो जो ए और आई है इनका जो उच्चारण स्थान है वो दो स्थानों से होता है भाई। कंठ जो जिह्वा है वो दो स्थानों को स्पर्श करती है, तो कंठ तालव्य जो है इसका उत्तर होगा भाई। और आपके सामने लगा भी हुआ है इसमें तो। और ये देखो किसी परीक्षा में ही पूछा गया है, ये भी, ये सभी पूछे गए हैं भाई, वही संग्रह हमने उठाया है पिछली परीक्षाओं से ही। अगला जो प्रश्न है आपके सामने देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए अयोगवाह, देखो हमारे हिंदी में 11 स्वर होते हैं भाई, और 11 स्वर लिखने के बाद 2 स्वर हम आगे ये और लगा देते हैं, ये और लिख देते हैं भाई, अंग और ए, ये 2 और लगाते, और इनको स्वरों में नहीं गिना जाता, इनके लिए एक अलग से नाम रखा है, और वो नाम है भाई अयोगवाह। और वही पूछा है, तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से है भाई, अंग और ए है भाई, ये दोनों क्या है, अयोगवाह है। और डी विकल्प इसके अनुसार डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए भाई, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। देखो ये अयोगवाह वाला प्रश्न है ना भाई, बहुत बार पूछा गया है। ये
टेट परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और किसी भी परीक्षा में आप देख लीजिए। ये रेलवे में पूछा गया है, देखो ये प्रश्न 1997 में, 97 में। और देखो एक बात और बताऊं, कई बार विसर्ग लिखा मिल जाता है, तो विसर्ग देखो यहाँ लगी हुई है ना, तो अगर विसर्ग आपसे पूछ लिया जाए तो भी विसर्ग भी क्या है, अयोगवाह है। इस तरह का प्रश्न भी एक पूछा गया है किसी परीक्षा में। अगला प्रश्न देखेंगे भाई हम अब कि निम्न में बताइए कि इसके अयोगवाह कौन सा होगा। भाई डी विकल्प हो गया इसका। अगला फिर 9वां प्रश्न देखिए, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। अब द्वित्व का क्या मतलब भाई, द्वित्व का मतलब है कि एक ही वर्ण दो बार आएगा। अब देखो एक वर्ण दो बार किसमें आया, पुणे है, इसमें तो कोई दो बार नहीं आया। इसी तरह इलाहाबाद है, इसी तरह दिल्ली है भाई, दिल्ली में देखिए एक लय है आधा, फिर उसके बाद पूरा है, तो ये दो बार आ गया, तो ये द्वित्व व्यंजन है भाई दिल्ली में। उत्साह है आगे, इसमें भी कोई नहीं है। यानी कि जैसे उज्जवल भी देखो एक बार पूछा गया है, यहां उत्तर क्या होगा आपका, दिल्ली। अब उज्जवल है, ये देखिए इसमें भी द्वित्व व्यंजन है ना, दो बार जय आ गया, तो ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण है। और एक ये शुद्ध अशुद्ध में कई बार पूछ लिया जाता है वर्तनी की दृष्टि से। शुद्ध शब्द तो उज्जवल में दोनों जय आते आएंगे भाई, ये कई बार बताया है आपको, याद रखा करो इसको। आगे देखते हैं भाई अगला प्रश्न, तो इसमें जो 9वें में आपका सही उत्तर होगा वो सी होगा भाई, सी विकल्प दिल्ली। अब अगला 10वां प्रश्न देखिए, श, श और स है कौन से व्यंजन है, यानी कि ये जो ऊष्म व्यंजन आप जिनको बोलते हो, ये तीनों श है भाई। देखो इनका कर्म भी कई बार लगवा लेते हैं, कर्म भी आपको पता होना चाहिए कि देखो ये वाला श पहले आएगा, फिर ये वाला श आएगा, और फिर ये वाला श, और फिर है। और देखो इनका उच्चारण स्थान भी कई बार पूछ लेते हैं, तो देखो ये तो तालव्य श है, इस तरह से बोलोगे आप, ये मूर्धन्य श है और ये दंत श है भाई। और है का उच्चारण स्थान होता है स्वर यंत्रमुखी, या फिर कई बार कंठ भी मान लेते हैं। आप देखो ये पूछा है इसमें कि श श श है कौन से व्यंजन है, प्रकंपी है, स्पर्शी है, संघर्षी है, या स्पर्श संघर्षी है। तो देखिए इनको हिंदी में ऊष्म व्यंजन कहा गया भाई। और ऊष्मा कहाँ पैदा होती है, ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी, और गर्मी कहाँ पैदा होती है, जहां घर्षण होता है, संघर्ष होता है। तो ये संघर्षी व्यंजन है भाई, इनका जो उत्तर होगा वो संघर्षी होगा, और इसे इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो आप इस बात को याद रखना कि ऊष्मा जहां कहाँ होगी, संघर्ष करने से पैदा होती है ऊष्मा, तो संघर्षी व्यंजन है भाई। स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कई बार पूछे जाते हैं, च, छ, ज, झ, ये जो चार है ये स्पर्श संघर्षी है। देखो ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता भाई, च, छ, ज और झ, ये चारों है ये स्पर्श संघर्षी है, ये है संघर्षी। ये जो हमने देखा ये तो क्या है भाई, संघर्षी व्यंजन है। और च, छ, ज, झ ये देखा ये कैसे है, ये स्पर्श भी है, स्पर्श संघर्षी। क्योंकि देखो क से मैं तक 25 जो वर्ण है, क से लेकर मैं तक, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं भाई 25, पांचों वर्गों के। और उसमें फिर ये जो चार होते हैं ये स्पर्श होने के साथ साथ संघर्षी भी है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, ये टेट परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ध्यान रखना भाई। अगला जो प्रश्न है भाई, इसका जो उत्तर होगा वो सी हो गया भाई, 10वें प्रश्न का सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला 11वें नंबर का प्रश्न हम करेंगे, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। यानी कि ऐसी ध्वनियां हैं जो वर्णमाला में बाद में जोड़ी गई हैं आवश्यकता अनुसार। देखो जिस तरह से आप कोई भी शुरुआत करते हो, कहीं भी कोई घर लिया आपने, कहीं कुछ भी किया, दुकान बनाई, वहां आप थोड़ा थोड़ा सामान रखते हो, फिर आवश्यकता अनुसार सामान बढ़ाते रहते हो। इसी तरह से वर्णमाला में भी प्रारंभ में सिर्फ 44 वर्ण रखे गए थे, बाद में धीरे धीरे अब देखो वर्तमान तक 52 वर्ण शामिल हैं इसमें। और इसी तरह से कुछ अरबी फारसी की, बाहर की कुछ आगत ध्वनियां भी शामिल कर ली गई। तो इसमें ये पूछा गया है कि बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां, यानी कि अभी अभी जो नवीन विकसित हुई है वो ध्वनियां कौन सी हैं।
अब देखिए इसमें है भाई ख और जय, नुक्ता वाले हैं, ये नुक्ता लगा हुआ है इनके नीचे, और ये और तो है भाई ऊ है, आई औ और श। तो इसमें देखिए ख और ग जो है नुक्ता वाले, ये इनको बोलते हैं भाई आगत, आगत ध्वनियां बोलते हैं ख और ग। देखो नीचे नुक्ता लगा होता है, जय और फ भी आपने देखा होगा कई बार। ये नुक्ता वाले जो होते हैं ना भाई, ये आगत ध्वनियां बोलते हैं, आगत व्यंजन बोलते हैं। ये नई विकसित ध्वनियां हैं, ये पहले नहीं थी हमारी वर्णमाला में, बाद में अब जोड़ी गई है। वर्णमाला में तो अब भी नहीं जोड़ी गई है, लेकिन हम इन शब्दों का प्रयोग अब करते हैं। तो ये ख और जय, और इसमें जो पहला विकल्प है आपके सामने ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से देखो कई बार आगत स्वर भी पूछा जाता है, ये जो है ये आगत स्वर होता है भाई। अब अगला जो प्रश्न है देखिए 12 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। अब देखिए घोष और सघोष, घोष को ही सघोष बोलते हैं और अघोष, ये कई बार पूछे गए हैं भाई। तो देखो जो अघोष याद कर लो आप, फिर बाकी जो बच गए वो सभी घोष वर्ण है, घोष या सघोष एक ही बात है। अब 13 वर्ण ऐसे हैं जो अघोष है, बाकी जो बच गए वो क्या है भाई, घोष है या सघोष है। अब कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि क और ख, च छ, ट ठ, और फिर आगे क्या त थ, प और फ। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या है भाई, अघोष है, और तीनों स शामिल कर दो भाई उसमें, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। ये जो बच आपकी ये लगा लो 5 वर्ग हैं, तो 5 2 2 तो प्रत्येक वर्ग से 10 हो गए, और फिर 3 श, 13 जो आपके सामने व्यंजन है वो अघोष है भाई। स्वर सभी सघोष हैं, और बाकी जो व्यंजन बच गए वो सब क्या है, सघोष है। तो इसमें क्या पूछा गया है, घोष पूछा गया है, इनके सघोष पूछा गया है। अब ख देखो, ख तो देखो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा बताया, तो ये दूसरा है, ये तो अघोष है। च भी अघोष है। फिर मैं देखिए, मैं तो देखिए प फ ब भ मैं, ये तो ये क्या है भाई, घोष है, ये तो अघोष नहीं है। और ट ठ, ठ दूसरा है, तो ये भी क्या है, अघोष है। तो ये जो सी विकल्प है आपके सामने मैं, ये क्या है भाई, अघोष है ना, घोष है, घोष वर्ण है। तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही है भाई। अगला जो प्रश्न है आपके सामने 13 नंबर का, कि कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक का मतलब ये है कि उसको मान्यता नहीं है, उसको शुद्ध नहीं माना जाता। अब देखो इसमें ख लिखा हुआ है, ध और फिर झ और भ। अब देखो पहले कई बार कैसे लिख देते थे, ये दूसरी तरह से लिखा हुआ। अभी देखो च छ ज और झ, ये क्या हो गया जी, देखो भाई इस तरह से लिखा जाता है झ, ये तो है मानक। और देखो कई जगह इस तरह पहले लिख देते थे, ये अमानक है। अमानक का मतलब ये है कि ये मान्य नहीं है, इसको कहीं कोई स्थान नहीं दिया जाता। यदि इससे आप कुछ बनाते हो तो वो शब्द गलत है। और ये देखो आजकल भी कहीं आपको लिखा मिल जाता है इस तरह का, लेकिन वो गलत है। पहले तो इसको लिखते थे, अब नहीं लिखते। मानक अब ये है। तो ये जो सी विकल्प है आपके सामने ये बिल्कुल सही है। ये देखिए बीएड परीक्षा में पूछा गया है। अभी जो पहले बीएड करते थे तो एंट्रेंस परीक्षा देनी पड़ती थी, उस समय ये पूछा गया है। अब देखो आगे पूछा अभी क, अगला जो प्रश्न है, क ग ज और फ ध्वनियां किसकी हैं। देखो पूछा गया है संस्कृत की है, अंग्रेजी की, अरबी फारसी की या दक्षिणी भाषाओं की। तो इसमें जो बी विकल्प है ये बिल्कुल सही है भाई, अरबी फारसी की है ये ध्वनियां क ग ज और फ। अब अगला देखिए भी 15 नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने, वो है भाई हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है भाई 52। और अगर मौलिक वर्णमाला में पूछा, देखो मूलतः पूछा गया है, यानी कि इसमें तो आपके सामने 44 कहीं है ही नहीं विकल्प में। यदि आपसे पूछा जाए कि मौलिक वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो फिर आप 44 बताएंगे भाई उसमें।
33 व्यंजन और 11 स्वर। लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं? 52। देखिए क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? यानी कि जो क्षय त्रय ग, क्षय त्रय ग श्रेय, ये 4 क्या है भाई? संयुक्त वर्ण है। तो इसमें जो सी विकल्प है बिल्कुल सही है आपके सामने। और देखिए कई बार पूछ लिया जाता है ये क्षय त्रय ग। देखो क्षय जो है ये वैसे तो देखो सब हमने बताया हुआ है भाई। ये देखो क और श से बना है क्षय। त्रय क्या बना है भाई? क्षय त्रय में तय और रे से बना है। और फिर ग किससे बना है भाई? जय और ये से बना है। और फिर श्रेय किससे बना है? ये श और रे से बना है भाई। ये कई बार पूछ लेते हैं भाई इस तरह से भी। तो ये संयुक्त वर्ण है। अगला जो प्रश्न है भाई, हिंदी शब्दकोश में क्षय का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? तो इसमें देखिए यानी कि शब्दकोश आप देखोगे तो उसमें कैसे देखोगे आप? पहले तो देखो क देखा हमने, तो क के बाद देखो क वाली लाइन में ही मिलेगा आपको, क्योंकि ये क और श से मिलकर बना हुआ है ना। तो क पहले है तो इसका मतलब क के बाद मिलेगा ये आपको क वाली ही लाइन में आखिर में। तो इसमें जो ए विकल्प है ये बिल्कुल सही है आपके सामने। अगला जो प्रश्न है ये देखिए, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है भी 2002 में। अगला जो प्रश्न है भी, ग वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो देखो आपके सामने लिखा हुआ है ग तो जय और य से बना है भाई। तो जो इसमें बी विकल्प है ये बिल्कुल सही है भाई। देखो इसमें देखो किस तरह से पूछ लिया गया, जय और ये दो में है लेकिन जय के हलंत होना चाहिए। देखो इसको इस रूप में लिख सकते हैं हम, ये कै तो आधा है, स पूरा है। इसी तरह तय आधा और रे पूरा, इसमें जय आधा और ये पूरा, और इसी तरह से इसमें श आधा और ये भी याद रखना है भाई। देखो इसमें पूछने का ढंग, अगर आपको जय और ये भी पता है तो भी आप गलत कर सकते हो, क्योंकि आपको ये नहीं पता भाई आधा कौन सा आएगा पूरा कौन सा। तो जो आगे वाले हैं जिनसे बने हैं वो क्या है? व्यंजन है, आधे आधे हैं भाई। अगला देखिए फिर से अगला प्रश्न आया भाई, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष पूछना है भाई। इसमें देखिए जो डी विकल्प आपके सामने, तीनों स जो है वो अघोष होते हैं भाई। श और स ये तीनों अघोष की श्रेणी में आते हैं। तो ये डी विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए घ किस में आएगा? क वर्ग में आएगा ना। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठे है। तो इसमें जो बी विकल्प है ये बिल्कुल सही है। ये बैंक परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न भी भाई। अगला देखिए भाई, इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देखो संयुक्त व्यंजन बताना है आपको। देखिए इसमें क्या है? ग और अंग है एक। तो इसमें देखिए जो ग है, बी विकल्प आप देखिए ग, जय और ये से मिलकर बना है, ये क्या है? बी विकल्प बिल्कुल सही है, ये संयुक्त व्यंजन है। अगला विकल्प देखिए फिर ना, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी कि इनमें से एक वर्ण ऐसा है जो दंत नहीं है। तो तय वर्ग पूरा दंते होता है। तय वर्ग के अलावा अगर कोई है तो वो दंते। देखो ये ट लिखा हुआ है, डी विकल्प देखिए इसमें ट मूर्धन्य होता है भाई, दंते नहीं होता। तो ये डी विकल्प है, ये आपका सही होगा। आगे देखिए भाई, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? देखो ए जिनके अंत में आएगा वो अकारांत होते हैं भाई, उ आता है वो उकारांत होते हैं। ये भाषाओं की पहचान हम करते हैं। और ये देखो किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ही ये प्रश्न पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने, जल्दी जल्दी करते हैं, कि जो क्षय वर्ण किसके योग से बना है भाई? देखो क और स से, ये तो ए विकल्प है जो बिल्कुल सही है। ए वाला विकल्प आपके सामने है जो है वो बिल्कुल सही है। अब 25 नंबर का प्रश्न देखिए भाई, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें देखिए जो विकल्प लगा हुआ है ये बिल्कुल गलत है भाई। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है भाई। अंग और ए को क्या अयोगवा माना जाता है। तो इसमें बी, ये जो बी विकल्प है ये बिल्कुल सही है भाई। कहीं भी पूछा जाए, किसी तरह से भी पूछा जाए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी जाएगी।
अगला जो प्रश्न है भाई 26 नंबर का, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। आप देखिए इसमें स्वर कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो जो डी विकल्प आपके सामने है ये व्यंजन है भाई, च छ जय झ ये। तो ये जो डी विकल्प है ये सही होगा, इसमें ये स्वर नहीं है, व्यंजन है। अगला जो प्रश्न है भाई निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है। तो ये तो देखो कितना आसान है भाई, ट वर्ग नहीं है, ट ठ ड ढ ण। तो घ जो लिखा हुआ है डी विकल्प ये तो क वर्ग का है, तो ये डी है जो सही होगा इसमें। अगला जो प्रश्न है अभी आपके सामने देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें हम 33 बताएंगे भी, देखो 32 भी है, 33 भी है, 34 भी और 36 भी। देखो इसमें हम अगर 35 होता तो मान लेते वर्तमान में, क्योंकि हमने दो उच्छिप्त व्यंजन, आप जिसको बोलते हो ना भाई उच्छिप्त व्यंजन बोलते हो। देखो ये होता है एक तो ये क वर्ग में आता है, इसको तो बोलते हैं भाई अंगह। देखो मैं 2-3 कंफ्यूजन आपके दूर करती हूं। और देखो ट वर्ग में हम आगे जोड़ देते हैं ये 2 को। जो आप ड और ढ लिखते हो ना उनके नीचे बिंदी नहीं होती, वो लिखते हो आप इस तरह से। ये बाद में जोड़े गए हैं 2 जिनके नीचे बिंदी देखो ये लगी होती है ना, इसको बोलते हैं ड़ और ढ। और ये क्या है भाई, इनको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन यानी कि उच्छिप्त आप इनको कह सकते हो द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, इनके कई नाम हैं। और देखो इनको भी फिर जोड़ेंगे तो हम 33 और 2 कितने हो गए, जो 35 हो गए। फिर तो इसमें 35 ऑप्शन में नहीं है, तो फिर 33 हमको मानना पड़ेगा। जो इसका जो उत्तर होगा वो होगा भाई सी विकल्प बिल्कुल सही है, इसमें 33 व्यंजनों की संख्या। और देखो एक प्रश्न यहां से गंभीर प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से वर्ण हैं या ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। ये सिर्फ शब्द के बीच में आ सकते हैं, शुरुआत नहीं हो सकती इनसे, ये बात भी आपको याद रखनी है भाई। अगला देखिए आप अगला प्रश्न जो है आपके सामने 29 नंबर का, ये है भाई निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम स्वर है। देखो इसमें जो ए विकल्प ये नेट जेआरएफ में पूछा गया है भाई 2005 में। कल हमने देखो हिंदी साहित्य के उसमें ये आया भी था, प्रीवियस ईयर पेपर जहां हम करते हैं वहां भी ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो ए विकल्प जो है बिल्कुल सही है भाई। आ जो है वो क्या है, पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है। तो देखिए वो प्रश्न जो आपको बताया था फिर से आ गया है, विसर्ग। विसर्ग बिल्कुल अयोगवा है भाई। और अगर विसर्ग नहीं पूछा जाए आपसे तो आपको ये मिलेंगे भाई अंग और ए, ये दोनों क्या है, अयोगवा है। और इसमें ए विकल्प बिल्कुल सही है आपके सामने, विसर्ग अयोगवा है। अगला प्रश्न देखिए भाई, 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है। अब 6 ध्वनि देखो च वर्ग में आता है ना, च छ, तो ये च वर्ग पूरा तालव्य में आता है भाई। तो इसका जो सी विकल्प है बिल्कुल सही है, 6 ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है भाई, सी विकल्प बिल्कुल सही है। 32 नंबर का प्रश्न देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। यानी कि एक ऐसा दिया गया है जो संयुक्त नहीं है। क्षय बिल्कुल है भाई। देखो अब इसमें दे दिया भाई ये मूर्धन्य श, मूर्धन्य श है, ये तो संयुक्त नहीं है। और त्रय भी है और ग भी है। ये देखो यूपी में पूछा गया है भाई, बीएड प्रवेश परीक्षा 2008 में ये प्रश्न पूछा गया है, वहां से हमने उठाया है। तो ये जो बी विकल्प है ये बिल्कुल सही होगा भाई। अब देखो तालव्य व्यंजन कौन से हैं। तालव्य फिर से पूछा गया, आप सबको पता है च वर्ग जो है वो तालव्य में आएगा। एक तो च वर्ग और एक क्या आएगा फिर, जो ये आपका तालव्य श, ये जो श आप इसको बोलते हो ना, ये भी तालव्य में आता है। और तो इसमें देखिए क्या च छ ज और झ, बिल्कुल ये च वर्ग पहले नंबर पे ही आ गया, ये पहला ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। और ये भी देखो यूपी में ही पूछा गया है, बीएड उसी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न भी। और देखो यह अगला प्रश्न है भाई, यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। तो आप सबको पता है भाई ये कैसे हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं इनको। ये भी देखो यूपी में ही पूछा गया है, ये प्रश्न यूपी में पूछे जाते हैं, वही बाद में फिर राजस्थान में अगली परीक्षा में
वही हरियाणा में, हर जगह एक जैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई ये नहीं है कि आप बाहर के हो तो, यूपी के हो तो अलग तैयारी करनी पड़ेगी आपको, राजस्थान के हो तो अलग तैयारी करनी पड़ेगी, हरियाणा के हो तो अलग नहीं। सबके लिए हिंदी तो सबके लिए समान है, वो थोड़ी अलग थोड़ी ना है, वो तो एक है, उसी को सीखना है और वहीं से, और सभी जगह अच्छे गंभीर प्रश्न बनाए जाते हैं भाई। आगे देखिए भाई 35 नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? केवल नाक से, केवल मुंह से। देखो नाक से तो नासिक क्या का होता है, और अनुनासिक का मतलब होता है नाक और मुंह दोनों से। तो इसमें जो सी विकल्प है ये बिल्कुल सही होगा इसमें। और ये देखिए ये प्रश्न पूछा गया है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में, तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है भाई आपके सामने देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? देखो इसमें पूछा गया है, ये भी बिहार में ही पूछा गया है किसी परीक्षा में, 36 नंबर का प्रश्न है जो ये, इसमें अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं भी? वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक या नासिक के ध्वनियां होती हैं। अगला जो प्रश्न है देखिए भाई, आपको यदि कोर्स लेना है, पूरी संपूर्ण तैयारी करनी है, तो आप हमारे विबोध एकेडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ हिंदी विषय से संबंधित संपूर्ण अध्ययन करवाया जाता है। आगे देखिए भाई अगला जो प्रश्न है आपके सामने, ये है भाई देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। इसमें स्वर पूछे गए, वही प्रश्न रिपीट हो गया, इसमें 11 आएगा भाई। सी विकल्प जो है बिल्कुल सही है। और ये देखिए उत्तराखंड में पूछा गया है, उत्तराखंड की किसी भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया है। आज हमने ये हिंदी व्याकरण के वर्ण से संबंधित प्रश्न किए हैं। वर्ण से अब जितने भी प्रश्न हैं ज्यादातर इन्हीं में से पूछे जाते हैं, और बाकी हमने वर्ण की पूरी वीडियो भी बना रखी है अभी। तो आज के लिए इतना ही, इसी तरह हम प्रश्न लेकर आते रहेंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।